देखिए, छोटे अधिकारी तो थोड़ा बहुत काम वैसा करेंगे जिससे नुकसान नहीं होता हो। क्लरिकल अधिकारी की गलती इतनी होती है कि जो ऊपर के अधिकारी करते हैं या जो छोटे अधिकारी हैं वो वही उनको मजबूरी होकर वो काम करना पड़ता है जो ऊपर के लोग करते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर इनसबॉर्डिनेशन का चार्जेस लगा देते हैं, उनको परेशान करते हैं। पहले तो हम बताएंगे कि पुराना चेयरमैन साहब जो कैसे वो करप्शन को उन्होंने सपोर्ट किया। श्री M.K. सुराना जी जो रिफाइनरीज डिवीज़न के थे, उनके आप देखेंगे कि उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया में 2 ऑयल फील्ड खरीदे। उन ऑयल फील्ड में एक ऑयल फील्ड डिफंक्ट था। 400 से ज़्यादा करोड़ की जो खरीदा गया उसमें क्या प्रॉफिट आया कंपनी को, इसकी जांच होनी चाहिए। आज ये प्राइस पेट्रोलियम में कितना कंपनी का खर्चा जाता है, कितना कंपनी उसमें नुकसान सह रही है, कितने बार ये विदेश गए, कितने लोगों को इन्होंने विदेश भेजा, ये सब की जांच होनी चाहिए। कोई इनका पर्सनल पैसा नहीं था, ये पब्लिक मनी है। वो MD बनकर घूमते रहे, सब कुछ करते रहे, क्या किया उन्होंने? कंपनी को उन्होंने जिस जगह पे पहुंचाया है वो वैसा ये चीज़ नहीं है। आज के दिन में करप्शन पीक पे था उनके रहने तक। उनके रिटायरमेंट के बाद लोगों में करप्ट लोगों में कुछ डर पैदा हुआ है। 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5-10 हज़ार करोड़ का, कितने का बड़ा घोटाला हो? ये तो करोड़ों का घोटाला है। इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जी सुबोध बत्रा जी को इन्होंने ED बनाया। मैं उनका दिखाऊंगा कि विजिलेंस ने रेकमेंड किया था कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था डायरेक्टर मार्केटिंग को उस समय, लेकिन उस समय की डायरेक्टर मार्केटिंग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, चेयरमैन ने भी कोई एक्शन लिया। और इन चेयरमैन को भी जब हमने इस चीज़ का लिखा, इसकी कॉपी भेजे, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। रिपोर्ट की जांच नहीं हुई, विजिलेंस वालों ने उसकी जांच नहीं की और फर्जीवाड़ा में हमने मंत्रालय में भी पूछा गया था ये चीज़ को। जब हमने मंत्रालय में भी ये चीज़ दिया था तो उन्होंने मंत्रालय में भी गलत रिपोर्ट सबमिट किया कि हाँ इसकी जांच हुई और कुछ नहीं पाया गया। सबको मालूम होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने लिखा कंपनी को, तब भी नहीं लिया। विजिलेंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन हमारे ऊपर हुआ क्योंकि हमने सही चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, हमको सस्पेंड किया गया। हमने चेयरमैन को और CBO दोनों को लिखा, ऑफिशियल मेल से लिखे, उनके ऑफिशियल मेल पे लिखे कि भाई इस तरह की वहाँ पर बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ हो रहा है, बहुत तरह का गलत काम हो रहा है, आप उसको चेक कीजिए, नहीं तो किसी दिन एक बड़ा हादसा होने का संभावना है। और देखिए मई के महीने में 24-25 मई के आसपास वाइजैक में एक फायर हुआ। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कोई आदमी का किसी आदमी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को इंजरी नहीं आई। उसके बाद NGT की टीम गई और NGT ने 26 लाख का जुर्माना किया। उन्होंने पाया कि हाँ HPCL के पाइपलाइन में गड़बड़ी थी, जिसका हमने जिक्र किया था अपने ईमेल में। अगर आप देखना चाहेंगे तो हम ईमेल भी कॉपी भी दिखाएंगे। और उस मेल में मैंने लिखा था इस चीज़ों को, लेकिन मेरे मेल को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा। सुराना जी का जरूर सेल्फ इंटरेस्ट था रिफाइनरीज में। NGT का कॉपी हम दिखाएं आपको, जिसमें कि 26 लाख रुपए HPCL क्यों दिया। इसको तो मिस्टर M.K. सुराना और जो CBO हमारे कंपनी के मिस्टर A.K. तिवारी, उनसे क्लेम लेना चाहिए था। क्यों पब्लिक मनी गई? उनके गलती के कारण क्यों पब्लिक और क्यों कंपनी सफ़र करे? जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक मुद्दा उठाया था जिसमें ये कहा गया था कि देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी में कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के कारण बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं और जो
वफादार या जो कंपनी के लॉयल अधिकारी हैं, अगर वो इस बारे में कहीं आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको सस्पेंड करवा दिया जाता है, उन पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और उनको बहुत सारे और भी तरीके से उनका शोषण किया जाता है। इन सारे मामले में एक हमारे साथ बैठे हैं जो एक्स कंपनी के एम्प्लॉई हैं, चीफ मैनेजर हैं, जो उदय शंकर जी, सो एक्स चीफ मैनेजर जो हैं हमारे साथ उदय शंकर जी, इनको भी कंपनी के हक में, कंपनी के पैसों का दुरुपयोग करने के लिए जो एक सज़ा दी गई एक तरह से, या जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन भ्रष्ट अधिकारियों ने इनको एक षड्यंत्र का शिकार बनाया। सो इन सारे मामले में पिछली बार हमने इनसे मिलके एक बड़ा मुद्दा उठाया था, बॉम्बे का जो चिलिंग प्लांट था उसको लेके, और अब कुछ और खुलासों करने के लिए ये हमारे साथ जुड़े हैं। सो जानते हैं कि आज उदय शंकर जी जो एक्स चीफ मैनेजर रहे हैं, बॉम्बे में तैनात थे, तो दिल्ली में तैनात थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी में। सो जानते हैं कि ये क्या और खुलासे करना चाहेंगे और उन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में और क्या बता सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पिछले बार हमने आपको बताया था बॉम्बे रिफाइनरी का जी। इस बार में उसके क्लियर फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे जी। इतना ही नहीं, अभी जो चेयरमैन श्री पुष्प जोशी साहब बने हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको वक्त लगेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान और ईमानदार ऑफिसर रहे हैं थ्रू आउट। इनका करियर अच्छा रहा है और ये भी हमेशा ईमानदार लोगों का सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्ट अधिकार चेयरमैन के सामने इनकी नहीं चल पाई, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किए। लेकिन जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से ये काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी को रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल काम है आज के टाइम में, कि जो एक इतनी पुरानी गंदी आदत लोगों को लग गया भ्रष्ट होने का और गड़बड़ करने का, तो इतनी जल्दी आदत छूटेगा नहीं। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि वो इस चीज़ को कैसे नियंत्रण में लाएं और भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे वो साइड करें और जो ईमानदार लोग हैं कैसे उनको वो सपोर्ट करें। जी उदय शंकर जी, हम पूछना चाहेंगे जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो किस स्तर के जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्लरिकल लेवल उसमें शामिल है या टॉप मैनेजमेंट शामिल है? आखिर भ्रष्टाचार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है एक तरह से ये, तो उसमें ये भ्रष्टाचार को किस तरह से अंजाम दिया जाता है? देखिए, छोटे अधिकारी तो थोड़ा बहुत काम ऐसा करेंगे जिससे नुकसान नहीं होता हो। क्लरिकल में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम बोले कि हाँ क्लरिकल अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्लरिकल अधिकारी की गलती इतनी होती है कि जो ऊपर के अधिकारी करते हैं या जो छोटे अधिकारी हैं वो वही उनको मजबूरी होकर वो काम करना पड़ता है जो ऊपर के लोग करते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर इनसबॉर्डिनेशन का चार्जेस लगा देते हैं, उनको परेशान करते हैं लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो नहीं मानते हैं। कुछ हैं काफ़ी ईमानदार ऑफिसर है इस कंपनी में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 90% से ज़्यादा ईमानदार हैं। लेकिन कुछ बेईमान लोग जो ऊपर पहुंच गए हैं उसके वजह से ईमानदार लोगों की चलती नहीं होती है। और हाँ, नए चेयरमैन के आने से कुछ ज़रूर चेंजेस आएगा। जोशी साहब, मिस्टर श्री पुष्प जोशी साहब के आने से कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा। लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीद है कि उनके आने के बाद कंपनी में भ्रष्टता कम होगी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और जो गलत काम किए हैं उनको सज़ा भी मिलेगी, उनको रास्ता भी दिखाया जाएगा। इन्होंने गलत काम किए हैं, किस तरह के गलत काम किए हैं? आप गलत कामों के बारे में तो बोलते हो लेकिन नाम किसी का नहीं लेते। मैंने नाम लेना चाहेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि पुराना चेयरमैन साहब जो कैसे वो करप्शन को उन्होंने सपोर्ट किया। श्री M.K. सुराना जी जो रिफाइनरीज डिवीज़न के थे, उनके आप देखेंगे कि उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया में 2 ऑयल फील्ड खरीदे। उन ऑयल फील्ड में एक ऑयल फील्ड डिफंक्ट था। 400 से ज़्यादा करोड़ की जो खरीदा गया उसमें क्या प्रॉफिट आया कंपनी को? वो एक मतलब उस समय वो जांच का विषय नहीं, ये तो जांच होनी चाहिए। और ये उस समय की बात है जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी की, एक सब्सिडरी कंपनी है HPCL की, उसको बोलते हैं प्राइस पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, उसके ये MD थे। और ये उस समय के डायरेक्टर के साथ ये इनको माना जाता है बहुत एक्सपर्ट थे रिफाइनरी में, चूँकि रिफाइनरी से आते हैं। और ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर जो देखे
2 ऑयल फील्ड खरीदे जिसमें कंपनी की प्रॉफिट दिखाई गई कि इसमें 35% तक कंपनी की कमाई होगी, लेकिन कंपनी की कमाई नहीं हुई और उससे नुकसान ही होता रहा। इसकी नुकसान की जांच होनी चाहिए थी कि एम.के. सुराना ने क्यों इस चीज़ को खरीदा, वो जानते हुए कि हाँ ये चीज़ डिफंक्ट है। और ये इतने नॉलेजेबल आदमी थे रिफाइनरी से, सारी ज़िंदगी जो रिफाइनरी में काटी, तो उन्होंने क्यों खरीदा इस चीज़ को, इसकी जांच होनी चाहिए। आज ये प्राइस पेट्रोलियम में कितना कंपनी का खर्चा जाता है, कितना कंपनी उसमें नुकसान सह रही है, कितने बार ये विदेश गए, कितने लोगों को इन्होंने विदेश भेजा, ये सब की जांच होनी चाहिए। तो कोई इनका पर्सनल पैसा नहीं था, ये पब्लिक मनी है। मैं पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा डिसीजन एक कंपनी को खरीदने का, एक प्लांट को खरीदने का, क्या सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेवारी रहती है या पूरी कमेटी एक डिसाइड करती है? लेकिन आप आरोप शायद अकेले मैनेजिंग डायरेक्टर पे लगा रहे हैं। नहीं, ये तो बाद में कंपनी के चेयरमैन भी बने, तो चेयरमैन बनने के बाद भी इन्होंने क्या किया उसके ऊपर, क्यों नहीं उस कंपनी के मतलब क्यों नहीं उसकी इन्होंने जांच के ऑर्डर दिए कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, इनको मालूम था सब कुछ जी। सो इसका आज तक तो कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं जो इतना 400 करोड़ रुपए का वो सामान एक यूनिट, एक कंपनी खरीदी गई सब्सिडरी, वो कहीं ना कहीं उसमें निजी स्वार्थ शामिल थे। हमको तो यही लगता है कि स्वार्थ होगा तभी तो वो एमडी बनकर घूमते रहे, सब कुछ करते रहे। क्या किया उन्होंने, कंपनी को उन्होंने जिस जगह पे पहुंचाया है कोई वैसा ये चीज़ नहीं है। आज के दिन में करप्शन पीक पे था उनके रहने तक। उनके रिटायरमेंट के बाद लोगों में कुछ करप्ट लोगों में कुछ डर पैदा हुआ है कि हाँ नई चेयरमैन शायद करप्शन बर्दाश्त न करें। और इसके अलावा आप देखिए बॉम्बे रिफाइनरी का हमने आपको लास्ट टाइम फ़ोटो दिखाया था, अभी आपको फिर से देखना चाहेंगे तो पूरा फोटो है मेरे पास, मोबाइल में था, अभी मेरे पास पूरा फोटोग्राफ्स है उसके। ठीक है। उतना ही नहीं, वाइजैक रिफाइनरी में जब बॉम्बे रिफाइनरी की भी हमने उनको बोली कि कूलिंग टावर में क्या हो रहा है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वो रिफाइनरी से थे। उनको मालूम था कि अगर इसकी जांच होगी तो उनको भी इसका मतलब उनके ऊपर भी बात आएगी, क्योंकि वो रिफाइनरी के थे, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उनके चेयरमैन बनने के बाद इसकी इनॉग्रेशन हुई, फिर वो कम टाइम में क्यों बंद हो गया, क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं उसकी उन्होंने जांच के ऑर्डर किए, क्या उनका स्वार्थ था? ये तो जांच का ऑर्डर नहीं कर देना ही ये दिखाता है कि हाँ उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जैसे आप जो फ्रॉड की या भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं कि तो ये कितना बड़ा, अगर आंकड़ों में बात करें तो ये क्या 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5-10 हज़ार करोड़ का, कितने का बड़ा घोटाला होगा ये तो करोड़ों का घोटाला है। इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या घोटाला में क्या हुआ है। इन्होंने हर करप्ट आदमी को बचाने, मिस्टर सुराना जी हर करप्ट आदमी को बचाने की कोशिश की है और हर आदमी को प्रमोट किए। ये रिफाइनरी में देखें ना कि किनको किनको प्रमोट किए हैं, मार्केटिंग में देखें जी सुबोध बत्रा जी को इन्होंने ईडी बनाया। मैं उनका दिखाऊंगा कि विजिलेंस ने रेकमेंड किया था कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था डायरेक्टर मार्केटिंग को उस समय, लेकिन उस समय की डायरेक्टर मार्केटिंग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, चेयरमैन ने भी कोई एक्शन लिया। और इन चेयरमैन को भी जब हमने इस चीज़ का लिखा, इसकी कॉपी भेजे, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो और इसके अलावा और भी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को इन्होंने, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अकेले वो नहीं थे, उन्होंने अपने साथ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का एक ग्रुप बना लिया और मिलके सबने लूटा है। देखिए, एक कनरू श्रीनिवास जी थे, हैं अभी ईडी, हाँ, उनके बारे में भी हमने लिखा कि उन्होंने कैसे कंपनी को किस ढंग से लूटा। देखिए, लूटने का कंपनी में वो रिकॉर्ड है और हमने उस चीज़ को बोला कि कंपनी में रिकॉर्ड है, आप कंपनी के रिकॉर्ड को जांचो। लेकिन कंपनी की जांच रिपोर्ट की जांच नहीं हुई, विजिलेंस वालों ने उसकी जांच नहीं की और फर्जीवाड़ा में उन्होंने हमने मंत्रालय में भी पूछा गया था ये चीज़ को, जब हमने मंत्रालय में भी ये चीज़ दिया था तो उन्होंने मंत्रालय में भी गलत रिपोर्ट सबमिट किया कि हाँ इसकी जाँच हुई और कुछ नहीं पाया गया। अगर ये बॉम्बे रीजनल ऑफिसेज जो हैं HPCL के, उसमें से देखा जाता है कि कनरू श्रीनिवास को 5 साल 4 साल तक गाड़ी दी गई तो उसकी पेमेंट किसने की, जबकि मिस्टर कनरू श्रीनिवास अपनी गाड़ी बम्बई में चेन्नई में छोड़कर आए थे अपने फैमिली के पास। चेयरमैन को मालूम होते हुए कि हाँ इसने कितना पैसे लूटे, और उसके अलावा कंपनी उस गाड़ी को तो टैक्सी की पेमेंट होती रही, इसके अलावा कनरू श्रीनिवास ने 50,000 से ज़्यादा हर महीने सालों तक उन्होंने क्लेम करते रहे कि अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपना ड्राइवर रखते हैं और झूठा ये चीज़ देते हैं, और सबको मालूम होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने लिखा कंपनी को तब भी नहीं लिया, विजिलेंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन हमारे ऊपर हुआ क्योंकि हमने सही चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, हमको सस्पेंड किया गया।
लेकिन सस्पेंड करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने ईमानदारी सीखी है ज़िंदगी में, ईमानदारी से ज़िंदगी जीते हैं और ईमानदारी से मरेंगे। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुल मिला के अब जैसे पिछली बार भी आपने हमारे साथ एक मुद्दा उठाया था बॉम्बे रिफाइनरी का, उसमें या अब आपको लगता है कि इतने बड़े लोग हैं जो आपस में सब मिल के एक भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, आपके आवाज़ उठाने से ये इनमें कुछ भय पैदा होगा, या इस क्षेत्र में जैसे आप पहले ही बोल रहे हो कि सीबीआई विजिलेंस के कहने पे जो काम नहीं हुआ, जो एक्शन नहीं हुआ, वो मीडिया में आने के बाद बात होगी, वो उसका एक्शन होगा, कुछ उसमें भ्रष्टाचार में नुकेल पड़ेगी? अगर मीडिया इसको अच्छे से ले और ऊपर लेवल तक जाए तो ऊपर के लोग ज़रूर, मोदी जी के टाइम में ईमानदारी एक मुद्दा है, करप्शन एक मुद्दा है उनका, और वो भी चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो। तो अगर वहाँ तक जाएगी और HPCL की इंक्वायरी हुई रिफाइनरी की, हम तो बोलते हैं सब रिफाइनरी की एक CBI जांच होनी चाहिए, सिर्फ HPCL का ही नहीं, सभी रिफाइनरी का। देखिए, हमने वाइजैक रिफाइनरी के बारे में भी कंप्लेंट डाला था, लिखित कंप्लेंट दिए थे मार्च के महीने में, 17 या 23 मार्च था, कुछ याद नहीं आ रहा है डेट, 2021 में हमने चेयरमैन को और CBO दोनों को लिखा, ऑफिशियल मेल से लिखे, उनके ऑफिशियल मेल पे लिखे कि भाई इस तरह की वहाँ पर बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ हो रहा है, बहुत तरह का गलत काम हो रहा है, आप उसको चेक कीजिए, नहीं तो किसी दिन एक बड़ा हादसा होने का संभावना है। और देखिए, मई के महीने में 24-25 मई के आसपास वाइजैक में एक फायर हुआ। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कोई आदमी का मतलब किसी आदमी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को इंजरी नहीं आई। अगर कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता? क्या HPCL होती, या चेयरमैन या डायरेक्ट जो CBO है वो होते कि नहीं होते? द देन चेयरमैन मिस्टर सुराना ने कभी इसको अनदेखा किया। वो जानते थे कि ये आदमी हमेशा उठाता रहेगा इस मुद्दे को। उसके बाद NGT की टीम गई और NGT ने 26 लाख का जुर्माना किया। उन्होंने पाया कि हाँ, HPCL के पाइपलाइन में गड़बड़ी थी, जिसका हमने जिक्र किया था अपने ईमेल में। अगर आप देखना चाहेंगे तो हम ईमेल भी कॉपी भी दिखाएंगे। और उस मेल में मैंने लिखा था इस चीज़ों को, लेकिन मेरे मेल को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, सुराना जी का जरूर सेल्फ इंटरेस्ट था रिफाइनरीज में, जिसके कारण वो सिर्फ बाहर से ईमानदारी का चोला ओढ़ करके सबको परेशान करते रहे। और हमको इसलिए सस्पेंड किया गया जुलाई के महीने में, क्योंकि हम फर्दर इस चीज़ को न उठाएं। और मेरे ही नहीं, उन्होंने दूसरों को ये मैसेज दिया कि देखो, उदय शंकर को जब हम सस्पेंड कर सकते हैं तो तुम लोग बाकी देख लो। बाकी ठीक है, बाकी सब ऑफिसर में अपना कैरियर की पड़ी थी। हमने कभी अपने कैरियर को नहीं अपने कैरियर को मुद्दा बनाया। हमने हमेशा के अपने जो मेरी एक सिद्धांत थी, हमारा वो मुद्दा हमेशा ज़िंदगी में रहा, ज़िंदगी में रहेगा। मेरी सादगी की ज़िंदगी है, हमारा कोई हाई फाई ज़िंदगी नहीं है। और हम तो इसीलिए हमको सस्पेंड किया गया कि ये कोई ना उठाएं। और इस सस्पेंशन में श्री के शेट्टी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, उस समय एम्प्लॉय रिलेशन थे, उन्होंने चेयरमैन को फोर्स किया कि भाई इसको अगर ये आदमी रहेगा तो ये उठाता रहेगा। क्योंकि मैंने के शेट्टी के अगेंस्ट भी उठाया था मुद्दा करप्शन का। के शेट्टी को देखिए, उनके जो टूर जितने हुए हैं पिछले 2014 से के बाद से, उनकी टूर जितनी हुई है, उनको जो भत्ता उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने ये सब चीज़ किया है, उन्होंने उनकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। और उनका ED से जांच होना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ उन्होंने घर बनाया, उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स के नाम में मेडिकल लिया, जो कि एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन उस पर वो अपने आप को बचाने के लिए चेयरमैन को कन्विंस किया कि भाई ये आदमी अगर बोलता रहेगा तो आज नहीं कल हम सबके लिए प्रॉब्लम होगा। हमने कंपनी के इंटरेस्ट में काम किया। कोई नहीं बोल सकता है कि उदय शंकर को मैंने कोई गिफ्ट दिया, उदय शंकर ने कभी कोई गिफ्ट मांगा। तो अभी आपने इस सारे मामले में, जैसे आप पढ़े लिखे भी हैं और कंपनी के इतने अच्छी पोस्ट पे आपने आवाज़ उठाई, अच्छी पोस्ट पे तैनात भी रहे, तो क्या आपने, जैसे आप मोदी जी के अभी बता रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए हैं, उनका भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मिशन आपको पसंद है, क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी या और जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनको कोई ईमेल या पत्र नहीं लिखा कि ये धांधलेबाजी हो रही है? हमने लिखा, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में लिखे, मंत्री जी के ऑफिस में भी लिखे, CVC में भी लिखे, CBI को भी लिखे, बट कुछ नहीं हुआ। और
हम तो सब विश्वास के साथ लड़ते, लेकिन आज भी हमको विश्वास है कि आज नहीं कल जब ये मुद्दा उठेगा, प्रधानमंत्री जी इसकी जांच के लिए ज़रूर आगे आएंगे, ज़रूर इसकी अभी आप मांग क्या करते हो? हम मांग करते हैं कि बेईमान लोगों का जो कंपनी को लूटा है, जो पब्लिक मनी लूटा है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जी। और जो लोग ईमानदारी से कंपनी में बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं जिनको साइड ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि कुछ डीलर्स के साथ भी, जिनके पेट्रोल पंप होते हैं, उनके साथ भी धक्का हुआ है, ऐसी भी कोई बात है? सुनने में आया है, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, बेनामी पेट्रोल पंप बहुत चल रहे हैं जी। और ऐसे चल रहे हैं कि अब डीलर, दिल्ली के अंदर एक ऐसा पेट्रोल पंप है जिसमें डीलर मर चुका है, लेकिन उसके साइन है, उसकी चेक की कॉपी मेरे पास है जी। मैं उसको दिखा सकता हूँ। मैंने इसको भी कंपनी में लिखा था, पर किसी ने कोई इसके ऊपर उत्तर नहीं दिया। पेट्रोल पंप कैसे चलते हैं, ये कैसा मुद्दा है? ये किसके होते हैं? बेनामी होता है। आपके नाम में पेट्रोल पंप है, हम चला रहे हैं जी। आपसे पैसे हमने खरीद लिया जी, आपको पैसे दे दिए। लीज पे नहीं होता है। अच्छा, आपने हम ले लिया, मेरे को अलॉट हुआ था, आपने खरीद लिया, आपसे खरीद लिए, चलता मेरे नाम पे, अनऑफिशियली हम चला रहे हैं। जबकि प्रोविजन है कि आप कंपनी में लिखित दे सकते हैं कि हमको रिकंस्टिट्यूशन करना है, हमको पार्टनर चाहिए, वर्किंग पार्टनर चाहिए, फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए, किसी भी तरह का पार्टनर इसके लिए, वो तो रूल है, सरकारी नियम है, तो उसके तहत आप रिकंस्टिट्यूशन करा सकते हैं। बट क्यों नहीं कराया गया, क्यों नहीं किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे थे और क्यों नहीं ये चीज़। कितने देश में कितने बेनामी पेट्रोल पंप चलते होंगे, एक रेशो के हिसाब से कितने परसेंटेज? सर ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं 5%, 10%, 20%, 50%? नहीं, मतलब देखिए हर इलाके पे डिपेंड करता है। अब कुछ इसमें बोलना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कितना चलता है, बट हाँ चलता तो है, लेकिन अच्छे का मतलब 5 से 10% तो जरूर ही ऐसा चलता होगा जो बेनामी। तो ये सब जो है ये 10% के बीच में, 10% के बीच में। तो ये किसको, राजनेता इसके पीछे रहते हैं या कौन रहता है? नहीं, राजनेता, हमको नहीं लगता है कि राजनेता इसके पीछे रहते हैं, क्योंकि राजनेता को पेट्रोल पंप चलाने से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पब्लिक का देखना है, तो उनको पब्लिक के बीच में रहना है, तो वो काम करना चाहते हैं जिसमें वो समाज सेवा करें, तब उनका नाम होगा। अगर राजनेता पेट्रोल पंप के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे आप देखना चाहते हैं कि कुछ कागज जो एनजीटी का कॉपी हम दिखाएं आपको, जिसमें कि 26 लाख रुपए HPCL क्यों दिया? इसको तो मिस्टर MK सुराना और जो CVO है हमारे कंपनी के मिस्टर AK तिवारी, उनसे क्लेम लेना चाहिए था। क्यों पब्लिक मनी गई? उनके गलती के कारण क्यों पब्लिक और क्यों कंपनी सफ़र करे? जी, मैं समझ गया। थैंक यू सर, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ उदय शंकर जी, जो कि एक्स एम्प्लॉय हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, और इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं जो कि बड़े कंपनी के एक्स चेयरमैन पे, और जो अभी कुछ मौजूदा ED स्तर पे जो मौजूदा जो अधिकारी हैं उनके नाम लेके इन्होंने आरोप लगाए हैं। इन्होंने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों का कुछ एक ग्रुप है जो अपने निजी स्वार्थों के कारण पब्लिक मनी का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि एक सरकारी कंपनी है जिसमें पब्लिक मनी भी इन्वॉल्व है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी जांच की मांग की गई है। इन्होंने खुद प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक को अपील की है, ईमेल भेजकर कि इसकी जांच करवाई जाए, ताकि पब्लिक मनी का जो है वो नुकसान को बचाया जा सके, और इनके जैसे जो ईमानदार छवि वाले या ईमानदार जो अधिकारी हैं, आगे अगर वो कोई आवाज़ उठाए कंपनी के हक के लिए, पब्लिक मनी के हक के लिए, तो उनको सस्पेंड या उनको इनकी तरह शोषण का शिकार ना बनाया जा सके। तो देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।